डियर स्टूडेंट्स, तो जो हमने कमिटमेंट किया है कि हम सीबीएसई सिलेबस के अनुसार एक वीडियो सीरीज बनाऊंगा, जिस सीरीज में क्या रहेगा, आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए यूज़फुल होगा और टॉपिक वाइज ये डिस्कशन होगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं। पहले जो चैप्टर का जो नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो मैं एक पीपीटी फॉर्मेट में ये पढ़ाऊंगा, आपको आंसर भी लिखा हुआ होगा वहीं पे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, तो वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर हमको जो है, और ये जो चैप्टर्स हमने जो अरेंज किया है और इसका जो टॉपिक्स मैंने अरेंज किया है, ये पूरा का पूरा जो करंट सीबीएसई सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार ही है। तो आपको एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये वन शॉट रिवीजन की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक्स है इस चैप्टर का, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। सो मैंने पहले ये लिख दिया कि इस इलेक्ट्रिक चार्ज से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, फिर हम उसका आंसर भी लिख दिया और इस वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, और आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए। ये क्वेश्चन आंसर जो है, ये पूरा का पूरा जो पीपीटी अब देख रहे हैं स्क्रीन में, इसका जो पीपीटी फॉर्मेट पीडीएफ फॉर्मेट होगा वो हम टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रिक चार्ज से क्या होगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इज इट अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी एंड व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट। ओके, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने जा रहा है और आपने तो पढ़ा ही होगा, ये रिवीजन है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर का, और आप कह सकते हैं कि ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। जैसे मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट का, ऐसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। और मास के वजह से क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब ग्रेविटेशनल इफेक्ट आप देख सकते हैं एक मास के वजह से। सिमिलरली एक चार्ज के वजह से आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा? जब वो चार्ज रेस्ट में रहेगा। और मैग्नेटिक इफेक्ट कब दिखेगा? वो जो चार्ज जब मूविंग होगा, मे बी इट इज यूनिफॉर्म मोशन और मे बी इट इज इन एक्सेलरेटेड मोशन। And if it is in accelerated motion, then electromagnetic wave is also be produced. So चार्ज का दो स्टेट होता है, एक है रेस्ट और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ये जो फिनोमेना हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में और इस सेक्शन में, वहाँ हम रेस्ट चार्ज का जो इफेक्ट होता है वो ही देखते हैं। ठीक है, तो चार्ज अगर रेस्ट में होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, अगर वो मूविंग होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर वो एक्सीलरेटेड मोशन में है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करता है। तो हम बाद में देखेंगे चैप्टर वाइज। तो चार्ज का डेफिनेशन क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी, यू कैन सी इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, और यू कैन राइट इट एज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू व्हिच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। दिस इज इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। Sometimes when people are going to define the electric charge, they forget to write the magnetic effects. But जब हम चार्ज का डेफिनेशन देंगे तो उसका सारा स्टेट लूंगा ना, कि वो रेस्ट में है या फिर मूविंग में है। तो अगर वो मूविंग में है तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी दिखाएगा। सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू व्हिच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, and obviously it is a scalar quantity because it is additive in nature. You know, you can add two charges simply by algebraic sum, something like q1 plus q2 plus q3 in this kind. If you have a charge of plus 5 coulomb and another charge of minus 10 coulomb, then you will get the net charge is minus 5 coulomb. So this is just a scalar algebra. So it is additive nature of electric charge. And obviously you know that the SI unit of electric charge is just coulomb, and if you talk about the CGS unit, then it is stat coulomb. You can remember this also. And there is a relation between coulomb and stat coulomb, that is 1 coulomb is equal to 3 into 10 to the power 9 stat coulomb.
So this relation is also important for your problem solving purpose. So this is the first topic, electric charge, and the questions that can be asked from this topic is this. Okay. Now let us continue our discussion on properties of electric charge. There are various properties of electric charge, बट यहाँ हमने दो प्रॉपर्टी उठाएंगे, और एक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और दूसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस ये लिखा हुआ है कि चार्ज का जो प्रॉपर्टीज है उसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमको डिस्कस करना है, लेकिन हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को भी डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, तो ये जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. और देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्या क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज मीन्ड बाय क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. अगर आपको ये समझ में आ जाए कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, देन ये भी आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि व्हाई दिस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज हैपनिंग, दैट इज व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. तो इसको समझने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो एक ऑब्जेक्ट चार्ज्ड होता है वो कैसे होता है. कुछ प्रोसेस है, हम अपने पढ़ा होगा पहले कि जैसे कि हम फ्रिक्शन से वो जो चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं, कंडक्शन भी से भी कर सकते हैं, इंडक्शन भी कर सकते हैं. तो देयर आर वेरियस प्रोसेस ऑफ चार्ज अ बॉडी. बट बेसिकली हम क्या करते हैं जब एक ऑब्जेक्ट को हम चार्ज करते हैं, मे बी इट विल बी अ पॉजिटिवली चार्ज्ड और मे बी इट विल बी विथ अ नेगेटिवली चार्ज्ड. सो हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो अनदर ऑब्जेक्ट. नाउ पहले क्या होगा, ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है ये न्यूट्रल होगा. मान लीजिए न्यूट्रल है, मतलब न्यूट्रल का मतलब क्या है, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है वो इक्वल में है. क्योंकि यू नो दैट इन अ एटम देयर इज इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नेगेटिव चार्ज का मतलब है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन. एंड वो दोनों जो पार्टिकल्स है वो इक्वल नंबर में होते हैं एटम के अंदर. तो एक एटम से ही एक ऑब्जेक्ट बनता है, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट के अंदर भी वो जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का जो अमाउंट है वो सेम ही रहेगा, इसलिए ये ऑब्जेक्ट पहले तो न्यूट्रल है. तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट को कोई कंडक्टिंग, मान लीजिए ये दोनों का दोनों जो ऑब्जेक्ट है कंडक्टर है, अगर ये कंडक्टर नहीं है तो हम रबिंग से भी कर सकते हैं. तो मान लीजिए हम इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, तो रब करने में क्या होगा, सपोज इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है आउटर ऑर्बिट्स में और सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाता है. तो अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, लेकिन यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो लैक होगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होगा, इसके वजह से यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा ना. तो मतलब अब ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया. फिर अगर और एक इलेक्ट्रॉन आए तो क्या होगा, ये 2 टाइम्स नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये 2 टाइम्स पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. ऐसे ही मान लीजिए और एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो यहाँ -3u होगा, तो यहाँ +3u होगा. तो ऐसे आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा बेसिकली, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में होते हैं, अंदर होता है, उसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते इस फिजिकल प्रोसेस से. तो क्या हो रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है और कोई ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज हो रहा है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वन ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक. तो ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है आप देख सकते हैं, इसके वजह से इसका जो नेट चार्ज हुआ वो है -3 और इसका जो नेट चार्ज हुआ वो है +3. मतलब ये जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है इसका मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा. मतलब E हो सकता है, 2E हो सकता है, 3E हो सकता है, 4E हो सकता है. इन जनरल क्या होगा, ये Ne हो जाएगा. N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. तो कोई भी ऑब्जेक्ट में जो टोटल चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा. यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ले लीजिए, चार्ज ऑब्जेक्ट को आप ले लीजिए, उसका जो टोटल चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मल्टीपल होगा. और ये जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये इसका स्मॉल से स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है, जिसको हम क्वांटाइज्ड क्वांटिटी बोलते हैं. तो इसका जो क्वांटम है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है और टोटल चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मल्टीपल होगा. तो ये है क्वांटाइजेशन
of charge, the total charge of any object is integral multiple of charge of one electron, and this is known as quantization of electric charge. और ये जो E है ये है क्वांटम ऑफ दिस चार्ज, ये है जो है ये क्वांटम ऑफ दिस चार्ज, ये है स्मॉलेस्ट जो क्वांटिटी है चार्ज का, जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है उसको हम क्वांटम कहते हैं. तो क्वांटम ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन. यू नो दिस काइंड्स ऑफ थिंग दैट एनर्जी जो है वो एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी होता है जिसका जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो एच न्यू होता है. सो एच न्यू क्या होता है, एनर्जी का क्वांटम होता है. एनर्जी का क्वांटम होता है अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का और किसी भी जो बॉडी है उसका जो टोटल एनर्जी होगा ये एच न्यू का मल्टीपल होगा, मतलब एन एच न्यू होगा. तो ये एच न्यू हो गया स्मॉलेस्ट वैल्यू, इससे कम एनर्जी नहीं हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी. तो ये जो एच न्यू है ये है एनर्जी का क्वांटम. ऐसे भी ये जो ई है ये है चार्ज का क्वांटम. सिमिलरली यू नो अनदर फिजिकल क्वांटिटी दैट इज यू नो इन योर एटॉमिक स्ट्रक्चर, in nuclear physics and atomic physics, you know, or you have studied in chemistry also, that the angular momentum of electron in any orbit, that is L, is nothing but n into h by 2 pi. This is Bohr theory. So this h by 2 pi is the smallest value of angular momentum, and any other value of angular momentum is integral multiple of this. That means this h by 2 pi is the quantum of angular momentum. So we have in nature three quantized quantity. One is angular momentum, that you know, you have read already in your last class, that is in your 11th class से आपने ये पढ़ा होगा. और ये भी आपने पढ़ा होगा बूस चैप्टर में भी, एटॉमिक स्ट्रक्चर और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी हम पढ़ेंगे फिजिक्स में. ठीक है, तो ये भी एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी हो गया एनर्जी. और एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो है चार्ज. तो चार्ज भी एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी ही है. ठीक है, तो इसका क्वांटाइजेशन का वजह क्या है, कॉज क्या है, यही है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक, तब ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है ना. इंटीग्रल मतलब ये जो नंबर ट्रांसफर हो रहा है ना ये कोई फ्रैक्शनल नहीं है, मतलब हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता. और 2/3 5/4 ऐसे कोई जो फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन की चार्ज है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि जब ट्रांसफर होगा ये पूरा इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होगा, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होगा. तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा. फ्रैक्शनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. तो वही हमने लिखा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स इट नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज्ड, ऑब्वियसली, देन इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर. Transfer of fractional number of electrons cannot be possible. So this is the main reason that transfer of fractional number of electrons cannot be possible. Whenever electron will be transferred from one object to another object, it will be transferred in the form of integral multiple of electronic charge, that is E, 2E, 3, 4E, 5E, in this way. So this is a very important topic for your board exam. That is what is quantization of electric charge and what is the cause of this quantization of electric charge. Now the next question from this topic is that can we ignore the quantization of electric charge? If yes, under what conditions? This is also a very good question. That एक quantization of charge जो है क्या हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको इग्नोर कर सकते हैं? और हम करते भी हैं. अगर आपने प्रॉब्लम्स किया है इस टॉपिक से तो आपको एक टर्म आपने सुना होगा कि चार्ज डेंसिटी. जैसे कि मान लीजिए कि लिनियर चार्ज डेंसिटी होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है. तो जब हम चार्ज डेंसिटी का बात करते हैं ना तब हम इस क्वांटाइजेशन को इग्नोर करते हैं एक्चुअली, क्योंकि डेंसिटी हम तब निकलते हैं जब हम उसको काउंट नहीं कर सकते. अगर वो अनकाउंटेबल हो जाए तो हम डेंसिटी में इंटरेस्टेड है, अगर वो काउंटेबल है तो हम डेंसिटी में इंटरेस्टेड नहीं है. जैसे मान लीजिए कि आपके पास कुछ मार्बल है, तो उस मार्बल का डेंसिटी से हमने कोई लेना देना नहीं है, हम उस नंबर से लेना देना है कि कितने मार्बल है आपके पास. लेकिन अगर हम उस मार्बल से एक मान लीजिए उस मार्बल को मेल्ट करके हम एक ग्लास बना दे पूरा का पूरा, तो ग्लास का जो है टोटल जो ग्लास होगा उस मार्बल से, उस मार्बल को मेल्ट करने के बाद जो टोटल जो ग्लास होगा
उसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो उसको एक स्मॉलेस्ट रीजन का डेंसिटी में हमारा इंटरेस्ट हो। ऐसे ही मान लीजिए कि आपके पास वाटर है, तो उसको तो हम काउंट नहीं कर सकते, तो उसको डेंसिटी में हम इंटरेस्टेड है। इसलिए लिक्विड मटेरियल्स जो होते हैं या फिर सॉलिड मटेरियल्स जो होते हैं उसके डेंसिटी में हम इंटरेस्टेड है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स हम काउंट कर सकते उसका जो डेंसिटी है उससे हम इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। लेकिन पहले टॉपिक्स में क्या पढ़ा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और वह हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो जब हम किसी क्वांटिटीज को, फिजिकल क्वांटिटीज को हम काउंट कर सकते, तो उसका डेंसिटी हम नहीं निकालते, मतलब उसको डेंसिटी में हम लोगों के इंटरेस्ट नहीं होता है। तो अगर चार्ज क्वांटाइज्ड है तो हम डेंसिटी क्यों निकालते हैं? अगर आपको यह समझ में आ गया तो यह क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, डेंसिटी हम तब भी निकलोगे जब वो काउंटेबल तो है लेकिन वो पॉसिबल नहीं है काउंट करना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारा सैंड पार्टिकल्स है, तो हम सैंड पार्टिकल्स को तो गिन नहीं सकते ना। एक्चुअली यू कैन काउंट इट बट इट इज इम्पॉसिबल, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम्स। सो हम क्या करते हैं, उसको हम ट्रीट करते हैं एक पूरा का पूरा टोटल ऑब्जेक्ट की तरह, और हम उसको कुछ पोर्शन का वेट ले लेते हैं, डेंसिटी ले लेते हैं। तो ऐसे करके हम उसको जो मेजरमेंट है वो हैंडल कर सकते हैं। ऐसे भी अगर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उससे अंदर, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब वो किससे बना हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। तो अगर उस इलेक्ट्रिक चार्ज में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, उस क्वांटाइजेशन को। तब हम क्या करेंगे, चार्ज डेंसिटी को कंसिडर करेंगे। सो कैन वी इग्नोर? यस, वी कैन इग्नोर when the number of electron within the charge is too much, is very large amount। मान लीजिए आपके पास, तब ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों हम हर बार जो है वो डेंसिटी यूज करते हैं। क्योंकि देखिए, आपके पास अगर 1 कूलम चार्ज भी है, ये बहुत ज्यादा चार्ज तो नहीं है, 1 कूलम चार्ज है, नंबर के मामले में तो ये बहुत कम है, 1 है, तो ये 1 कूलम एक चार्ज है। तो इससे अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फॉर्मूले से, दैट इज Q इक्वल टू N। तो N क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज Q बाई E, एंड Q क्या है, यहाँ तो 1 कूलम है और E है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो आपको इस नंबर मिल जाएगा कि 6.25 इंटू 10⁻18। So you can imagine that just in 1 coulomb of electronic charge we have 6.25 into 10⁻18 number of electrons। So इतना सारे इलेक्ट्रॉन्स है 1 कूलम चार्ज में, तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते, हम क्वांटाइजेशन रूल यहाँ यूज नहीं कर सकते। इसलिए हम चार्ज डेंसिटी यूज करते हैं कि पर यूनिट लाइन में कितना चार्ज है, या फिर पर यूनिट सरफेस में, पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, और पर यूनिट वॉल्यूम से कितना चार्ज है। सो यस, वी कैन इग्नोर द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज when large number of electrons are there for a particular charge। For example, 1 coulomb charge contains 6.25 into 10⁻18 number of electrons, and in these kinds of situations we can ignore the quantization of charge and use the concept of charge density। So this is the reason why we use charge density, and this is why that we can ignore the quantization of electric charge। So this is a very important question from this topic। Okay, now लेट मी सॉल्व वन क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है ये सेम ही है जो हमने पहले किया कि 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, और यहाँ जो क्वेश्चन दिया है और 10⁻⁷ कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, सेम ही क्वेश्चन है। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम अ कॉपर पेनी टू लीव इट विथ अ पॉजिटिव चार्ज 10⁻⁷ कूलम। मतलब पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, उससे इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, इसलिए बोल रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव टू बी रिमूव्ड, बिकॉज इफ यू वांट टू मेक a object positive, then what you should do, you should remove the electron from here।
सो इफ हियर इज ए प्लस 10⁻⁷ कूलम चार्ज, तो हमने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो भी ये होगा ना। अगर आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो ये कितना अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो हमको निकालना होगा। तो हमको देखना पड़ेगा कि प्लस 10⁻⁷ कूलम जो चार्ज है इसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट है। तो चार्ज हम लोग को दिया हुआ है कि 10⁻⁷ कूलम, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो पता ही है 10⁻⁹ कूलम। तो हमको n निकालना होगा विद द फॉर्मूला Q = n। सो n क्या होगा, Q / E। सो Q है 10⁻⁷ डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमको मिल जाएगा 6.25 इंटू 10⁻11। तो ये है इन 10⁻⁷ कूलम पॉजिटिव चार्ज में इतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक्स में चलते हैं। तो नाउ विल डिस्कस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन होगा स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड गिव सम एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट दिस लॉ। तो ये बहुत सिंपल टॉपिक्स है, और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, ये जो स्टेटमेंट है, हमने 2 पॉइंट्स में इसको कंप्लीट किया। पहला पॉइंट बोल रहा है कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, एंड दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो जो पहले एग्जाम्पल मैंने दिया है, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है और ये भी एक ऑब्जेक्ट है। सो अगर पहले ये न्यूट्रल था तो इसका टोटल चार्ज 0 होगा, इसका भी टोटल चार्ज 0 होगा। तो ये दोनों मिलकर एक आइसोलेटेड सिस्टम बना हुआ है। अगर दिस ऑब्जेक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये होगा नेगेटिवली चार्ज -2e, और ये ऑब्जेक्ट होगा पॉजिटिवली चार्ज +2e। एंड स्टिल इफ यू ऐड द टोटल चार्ज यू विल गेट 0। सो पहले ये प्रोसेस से पहले जो चार्ज टोटल चार्ज था वो भी 0 + 0 0 ही था, और बाद में जो हो गया वो +2e -2e 0 ही होगा। मतलब ये टोटल जो सिस्टम है, अगर ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि बाहर से कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, मतलब बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा और अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएंगे। तो ये जो दोनों ऑब्जेक्ट के साथ अगर हम एक आइसोलेटेड सिस्टम बना लिया, तो इसका जो टोटल चार्ज है, कोई भी प्रोसेस हो सकता है, कोई फिजिकल प्रोसेस हो सकता है, कोई केमिकल प्रोसेस हो सकता है, उस प्रोसेस से चार्ज प्रोड्यूस्ड और डिस्ट्रॉय नहीं होगा, चार्ज का सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर ही होगा। मतलब अगर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया तो यहाँ पॉजिटिवली चार्ज मतलब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो गया पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट द टोटल चार्ज बिफोर एंड आफ्टर विल बी सेम। और एक एग्जाम्पल भी है, अगर आप जानते हैं कि रबिंग प्रोसेस से और जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी होता है, जैसे कि मान लीजिए कि व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ इट डेवलप्स अ पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज होगा, बट एट द सेम टाइम द सिल्क क्लॉथ डेवलप्स एन इक्वल नेगेटिव चार्ज। ऐसा ही हो, एक ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा ऑब्जेक्ट इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा। दस द नेट चार्ज ऑफ द ग्लास रॉड एंड द सिल्क क्लॉथ इज 0, टोटल चार्ज 0 होगा एज इट वॉज बिफोर रबिंग। रबिंग के पहले भी 0 था, रबिंग के बाद भी 0 है। सिमिलरली यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ a nuclear reaction, that is a fission reaction. So if you have a uranium 235 and 92, and according to our fission reaction, if you heat this uranium with one neutron, then this uranium 235 92 will convert it into barium 156 and krypton 9236, and 3 neutron also will be come out and plus कुछ एनर्जी भी निकलेगा यहाँ से। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन अब देखना चाहते हैं, तो जो रिएक्शन का पहले जो टोटल चार्ज था 92 यूरेनियम का था, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब यही पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन का 0 था। मतलब जो रिएक्टेंट का टोटल चार्ज था ये था 92 + 0, और आफ्टर रिएक्शन कितना हुआ देखो, ये 56 है और ये 36 है। सो टोटल कितना हो गया 56 + 36, सो ये भी 92 ही हुआ ना। तो क्या होगा, ये जो कंजर्वेशन है चार्ज का, वो ये जो रिएक्शन है न्यूक्लियर रिएक्शन है ये भी फॉलो किया। तो इसलिए मैं बता रहा था कि जो
चार्ज कंजर्वेशन है, कोई भी केमिकल प्रोसेस हो सकता है, कोई भी फिजिकल प्रोसेस हो सकता है, चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट से तक। और कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो कांस्टेंट होता है, यही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेमस, दैट इज कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा कि स्टेट कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड एक्सप्रेस द सेम इन एसआई यूनिट। तो ये तो आपको पता ही होगा कि अगर दो चार्ज, एक है Q1 और दूसरा है Q2, ये Q1 है Q2 है, ये इसके बीच में जो डिस्टेंस है R, तो ये जो फोर्स होगा ये प्रोपोर्शनल टू होगा Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, और ये K जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो इन एसआई यूनिट इसका वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम इज 2। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हो गया। और एप्सिलॉन 0 जो है वो है फ्री स्पेस परमिटिविटी, वो जो है दैट इज फ्री स्पेस परमिटिविटी, फ्री स्पेस इसका वैल्यू भी है जो है 8.854 × 10⁻⁻12, और इसका जो यूनिट है इसका उल्टा होगा, और वो होगा न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स टू कूलम स्क्वायर। ओके, तो आप ये भी याद कर सकते हो कि प्रॉब्लम्स के टाइम ये भी आपको रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट है ये दोनों पार्ट में आप लिख सकते हैं कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, एंड नंबर 2 इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। So this is a very easy questions, but you should remember this also. Okay, so this is the starting of Coulomb's law of electric force. Now the most important thing about Coulomb's law is this, and this question, that is write Coulomb's law in vector form and what is the importance of expressing it in vector form. तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए वेक्टर फॉर्म का मतलब है कि फोर्स का डायरेक्शन भी हमको देना है। पहले हमने क्या लिखा, सिर्फ और सिर्फ ये जो लिखा है ये मैग्नीट्यूड है फोर्स का, लेकिन डायरेक्शन हमने नहीं दिया, तो अब इसको डायरेक्शन देना है। तो देखिए ये जो फोर्स है, मान लीजिए ये Q1 और ये Q2 है, तो ये जो फोर्स होगा ये हमने प्लस ले लिया, प्लस Q1 प्लस Q2। तो कोई एक भी एग्जाम्पल लेकर आप चल सकते हैं, दोनों माइनस भी ले सकते हैं और एक प्लस एक माइनस भी ले सकते हैं, लेकिन हमने ये फॉर एग्जाम्पल दोनों प्लस लिया है क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया। तो देखिए ये Q1 जो चार्ज है प्लस Q1 चार्ज, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा Q2 की वजह से ये इधर लगेगा ना, रिपल्सिव फोर्स होगा, तो ये F12 होगा। सिमिलरली Q1 Q2 को जो फोर्स देगा इधर होगा F21 होगा। और देखिए ये जो R12 है ना, ये Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है विथ रिस्पेक्ट टू Q2, और एक वेक्टर है R21 जो है Q1 का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू Q1। मतलब देखिए Q1 के ऊपर जो फोर्स है वो है F12 और Q2 के ऊपर जो फोर्स है वो है F21। सो F21 क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 है ना। तो फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो यही होगा 1/4πε0 Q1 Q2 R²। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डायरेक्शन। तो देखिए ये F21 का जो डायरेक्शन है वो इधर है ना, F21 का जो डायरेक्शन है वो इधर है, तो इधर जो पोजीशन वेक्टर है वो R12 है। सो R12 का जो डायरेक्शन है और F21 का जो डायरेक्शन है वो सेम ही है। सो अगर हम एक यूनिट वेक्टर इधर मल्टीप्लाई करना चाहे तो ये F21 का डायरेक्शन देगा अगर इस वेक्टर F21 का डायरेक्शन में है। सो F21 जब वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे तो हमको एक यूनिट वेक्टर देना होगा इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, एंड दैट इज R12 कैप, एंड दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ F21। सिमिलरली जब हम F12 का बात कर रहे हैं तो F12 इधर है देखो, और इधर पोजीशन वेक्टर कौन है, ये है R21 कैप। सो F12 जो होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ R21 होगा, और ये जो मैग्नीट्यूड है ये तो सेम ही है। तो ये है वेक्टर फॉर्म, मतलब आपको एक पोजीशन वेक्टर देना होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और ये पोजीशन वेक्टर यूनिट वेक्टर होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा ना। तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा लेकिन सिर्फ डायरेक्शन अलग होगा। सो एक पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा इसको। फिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, अब देखिए ये R12 वेक्टर जो है और R21 वेक्टर जो है
ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब R12 इज इक्वल टू माइनस R21, और R21 जो है यू कैन राइट दैट R21 फैक्टर जो है वो R12 फैक्टर का ऑपोजिट है। सो क्या होगा, F21 फोर्स जो है वो F12 का ऑपोजिट होगा, और ये क्या है, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है। तो कूलम्स लॉ का एक इंपॉर्टेंट है कि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ का फॉलो करते हैं। So this means that the two charge exert equal and opposite forces on each other. So Coulombian force obey Newton's third law of motion. So this is one importance. And the other importance is that you can see that this force is acting along the line joining. So whenever you talk about its direction, what you have to show here, आपको ये दिखाना पड़ेगा कि इसका डायरेक्शन क्या है। अगर आप F12 और F21 का डायरेक्शन देखते हैं तो ये जो चार्ज का ज्वाइनिंग लाइन है ना, ये ज्वाइनिंग लाइन का बराबर है। देखिए अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग है। इसका मतलब क्या है, ये जो फोर्स है ये सेंट्रल फोर्स है, ये सेंट्रल फोर्स का एक प्रॉपर्टी है। सो कूलम्बियन फोर्स एक्टिंग अलोंग F12 और F21 दैट इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस, सो दे आर सेंट्रल फोर्सेस। सो कूलम्बियन फोर्स इज आल्सो एज सेंट्रल फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग अलोंग द ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्ज दैट इज अलोंग द फोर्स F12 और F21। ओके, सो इसका डायरेक्शन से वजह से इसको हम कह सकते हैं कि ये सेंट्रल फोर्सेस है। तो ये दो जो आउटकम्स है वेक्टर फॉर्म का, यही इसका इंपॉर्टेंस भी है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम एक प्रॉब्लम्स करेंगे न्यूमेरिकल्स कूलम्स लॉ के ऊपर। ठीक है, बेस्ट है। तो क्वेश्चन देखते हैं पहले। अ फ्री पिथ बॉल ऑफ 8 ग्राम कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 × 10⁻8 कूलम। तो हमने ये डायग्राम से इसको दिखाया है कि 8 ग्राम जो एक पिथ बॉल है उसका चार्ज कितना है, 5 × 10⁻8 कूलम, और ये पॉजिटिव चार्ज है। दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ ये क्या होगा, अगर फ्री स्पेस में ये होगा तो ये गिर जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी डाउनवर्ड्स एक्ट करेंगे ना, तो इसके वजह से ये गिर जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, देखिए, व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू ए सेकंड पिथ बॉल बी फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर बिलो। सो वी हैव अनदर पिथ बॉल ऑल्सो, एक दूसरा पिथ बॉल भी है जो हमने यहां दिखाया है, इसका नीचे है और जो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस में है। तो इसका चार्ज कितना होना चाहिए कि ये जो 8 ग्राम का जो पिथ बॉल, पहला पिथ बॉल है, ये स्टेशनरी रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स है, इधर जो फोर्स लगेगा mg जो फोर्स है, इसके वजह से क्या होगा, ये नीचे गिर जाएगा। सो इसको एक फोर्स चाहिए अपवर्ड, तो किससे मिलेगा, ये दिस चार्ज से मिल सकते हैं। अगर दिस चार्ज पॉजिटिव है तो ये दिस पॉजिटिव चार्ज को रिपल्स करेगा, तो ये हो जाएगा रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स। सो इस चार्ज का जो वैल्यू होगा, इसका जो नेचर होगा वो तो पॉजिटिव होगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसके लिए हमको ये सॉल्व करना पड़ेगा कि कब ये Fe एंड mg इक्वल होगा। तो Fe जो है इलेक्ट्रिक फोर्स है दिस चार्ज की वजह से, और ये अगर Q1 है, ये अगर Q2 है, मान लीजिए ये Q1 है और ये Q2 है, तो इसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो होगा 1/4πε0 Q1 Q2/r², बट वो है इलेक्ट्रिक फोर्स। और अगर ये बैलेंस हो जाए दिस mg फोर्स से, तो हमारा काम खत्म। तो क्या होगा, ये बैलेंस हो जाएगा ना। तो इसके लिए दिस ऑब्जेक्ट का चार्ज और जो नीचे वाला पिथ बॉल है उसका चार्ज कितना होना चाहिए, ये हमको कैलकुलेट करना होगा। ये तो पॉजिटिव होगा जरूर, क्योंकि हमको रिपल्सिव फोर्स चाहिए ना, तो ये पॉजिटिव तो होगा, लेकिन कितना होगा ये हमको निकालना है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है mg वो सेम होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, देखो 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r², और ये तो mg है ही। तो 1/4πε0 का वैल्यू हमने पहले ही बता दिया कि 9 × 10⁻9 होगा। और Q1 Q2 क्या होगा, देखिए, अगर इसको हम Q1 मान लेते हैं तो ये होगा 5 × 10⁻8, और इसको हम Q2 मान लेता है तो ये होगा Q सिंपल। और इसका बीच में जो डिस्टेंस है ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ये सेंटीमीटर तो नहीं होगा, मीटर होगा, 5 × 10⁻2 मीटर होगा, तो इसका होल स्क्वायर होगा। और दिस इज इक्वल टू क्या होगा, ये मास जो है अगर हम किलोग्राम में लिखते हैं तो ये होगा 10⁻³ kg, मल्टीप्लाई करना होगा 8 से, और ये g का वैल्यू है 9.8 इन SI।
सो अगर हम इसको कैलकुलेशन करें तो ये क्यू आ जाएगा इतना 4.36 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो यही है इसका वैल्यू। ठीक है, तो दूसरा पिथ बॉल जो नीचे है इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये इतना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ व्हाट इट इज द फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज एंड देयर इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, and the question can be formed in this way that state the principle of superposition of electrostatic force, hence write the mathematical expression also. So what is the principle of superposition of electrostatic force? So you can see in this figure. So हमने एक चार्ज चूज किया है जो है Q0 और Q0 you can say. So this is a charge, और इस चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना है, और इसका सराउंडिंग में जो चार्ज है Q1 है, Q2 है, Q3 है, ऐसे Q4 Q5 करके Qn तक हो सकता है। मान लीजिए बहुत सारा चार्ज यहाँ पर है, और हमारा इंटरेस्ट है कि इस सारे चार्ज के वजह से ये Q0 चार्ज के ऊपर कितना फोर्स होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले Q1 फोर्स इस Q0 को कितना फोर्स दे रहा है पहले ये कैलकुलेट करना होगा, और ये होगा F1 इन द वेक्टर फॉर्म, मतलब डायरेक्शन के साथ। सो ये F1 हो गया फोर्स गिवन बाई Q1 टू Q0 और Q0। ये F2 क्या होगा, फोर्स गिवन बाई Q2 टू Q0, और F3 हो गया फोर्स गिवन बाई Q3 टू Q0। ऐसे होगा F4 F5 F6 Fn। तो हमको पहले क्या करना है, इंडिविजुअल जो फोर्स है वो निकालना है। Q1 की वजह से कितना होगा, Q2 की वजह से कितना होगा, Q3 की वजह से कितना होगा, फिर इसको ऐड करना है वेक्टोरिकली। ये होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो हमने इंडिविजुअल जो फोर्स है, एक एक चार्ज का जो फोर्स है उस Q0 के ऊपर, पहले हम वो निकालेंगे, फिर उसको वेक्टोरिकली ऐड कर देंगे। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अगर Q1 Q0 को जब फोर्स दे रहा है तो Q2 इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। सिमिलरली जब Q2 फोर्स दे रहा है तब अदर्स जो चार्ज है वो उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। ऐसे हम F1 F2 F3 को हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द कूलम्स लॉ, and then we can add them just vectorically. So this is nothing but the superposition principle. So हम इसको ही यहाँ लैंग्वेज में लिखा है कि the principle of superposition states that when a number of charges are interacting, the total force on a given charge is the total force on a given charge, यहाँ given charge क्या है Q0, is the vector sum of the forces exerted on it due to all other charges, मतलब ये जो Q1 Q2 Q3 है, and the force between two charges is not affected by the presence of the other charge. This is important कि दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है इसको इफेक्ट नहीं कर रहा है अदर जो चार्ज है वो। So this is the superposition principle. So the forces on Q0 is the vector sum of the forces given by Q1 Q2 Q3 and Qn, and that is just F vector is equal to F1 plus F2 plus F3 plus Fn. And we can sometimes use this superposition principle for solving problem. For example, मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है, जैसे कि ये ट्रायंगल है, और इसको जो वर्टिसेस है, मान लीजिए ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जरूरी नहीं है कि होगा। मान लीजिए कि 3 चार्ज है Q1 Q2 एंड Q3, तो आपको फोर्स निकालना होगा इस Q1 चार्ज के ऊपर। तो क्या करोगे, पहले देखना है कि ये Q2 चार्ज जो है वो Q1 के ऊपर कितना फोर्स दे रहा है। सपोज ये है एक फोर्स F1, और ये Q3 Q1 के ऊपर कितना फोर्स दे रहा है, सपोज ये है F2। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक द वेक्टर सम ऑफ दिस टू F1 एंड F2। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि ये दोनों चार्ज इंडिविजुअली जो फोर्स दे रहा है पहले वो निकालना होगा, फिर उसको वेक्टोरिकली ऐड करना होगा। और यू नो हाउ टू ऐड टू फोर्सेस वेक्टोरिकली, that is by using the triangle law or by using the parallelogram law. So we will use superposition principle in this way. Okay, now the next question is the charge distribution that I have told earlier also. जब हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस कर रहा था तब मैंने बताया था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज करते हैं कि चार्ज डेंसिटी हम यूज करते हैं। सो ये चार्ज डेंसिटी क्या होता है, यह चार्ज पर यूनिट डायमेंशन, मतलब ये हो सकता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये हो सकता है चार्ज पर यूनिट एरिया,
और ये हो सकता है कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये डिपेंड करता है कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर वो एक लाइन बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम लिनियर चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे। अगर वो एक सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करते हैं। अगर वो एक वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज करते हैं। वेरी सिंपल। सो मान लीजिए एक चार्ज जो है वो एल लेंथ में, मान लीजिए ये कोई वायर है और ये जो चार्ज है एल लेंथ में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो हम क्या यूज करेंगे, जस्ट सिंपली ये टोटल लेंथ अगर एल है, इसका टोटल चार्ज क्यू है, तो एल लेंथ में टोटल चार्ज क्यू है तो यूनिट लेंथ में क्या होगा, क्यू बाई एल, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज द linear charge density and that is denoted by lambda. So lambda is q by l. But the thing will be different if the charge, the distribution of charge is non-uniform. तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में हम क्या करेंगे, कैलकुलस यूज करेंगे। मतलब क्या है नॉन यूनिफॉर्म का मतलब यह है कि हर जो यूनिट लेंथ है, यहाँ जो यूनिट लेंथ है, यहाँ जो यूनिट लेंथ है, यहाँ जो यूनिट लेंथ है, हर जो यूनिट लेंथ है उसमें जो चार्ज है पर यूनिट लेंथ में वो सेम नहीं है। मतलब q बाई एल जो है वो डिफरेंट पॉइंट में डिफरेंट अगर हो जाए तो हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। इससे हम टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। इससे टोटल चार्ज क्या होगा, क्यू इक्वल टू लैम्डा एल हो जाएगा सिंपली। बट यहाँ टोटल चार्ज निकालने के लिए हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि डी क्यू इज व्हाट इज लैम्डा डी एल। सो यू नो हाउ टू फाइंड आउट क्यू फ्रॉम डी क्यू, यू हैव टू इंटीग्रेट ना। तो अगर हम इंटीग्रेट करें तो क्यू निकल जाएगा कि लैम्डा डी एल। तो ऐसे हम यूज करेंगे जब ये नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है। The same thing will happen for surface charge density also, कि surface charge density को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हो गया Q अपॉन S, S is the surface। तो इससे हम टोटल चार्ज भी निकल सकते हैं कि सिग्मा इंटू एस। तो ये चार्ज पर यूनिट एरिया। और नॉन यूनिफॉर्म के केस में हम सिग्मा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एस यूज करेंगे और डी क्यू क्या होगा, सिग्मा डी एस होगा। तो टोटल क्यू के लिए हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो क्यू होगा इंटीग्रेशन sigma ds. Similarly, for the volume charge distribution, it is denoted by rho and it is charge per unit volume. तो total charge क्या होगा, q is equal to rho v और यहाँ क्या होगा, dq is equal to rho dv. So if you integrate, you will get the total charge q and that is will be equal to rho dv. तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं। इससे तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ये डेफिनेशन वगैरह आ सकता है और सिंपल प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं कि q by v, q by l से। ओके। Now we will move to the next thing, that is electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पहले हम इसको डेफिनेशन देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या है और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। फिर एक एप्लीकेशन है अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड विथ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इसको डेफिनेशन देने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता होना चाहिए। कि मान लीजिए आपके पास कोई एक चार्ज है जिसको हम सोर्स चार्ज कह सकते हैं कि ये QS जो है ये सोर्स चार्ज है मान लीजिए, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर ये रेस्ट में है तो ये आसपास में एक रीजन ऐसा बनाएंगे कि एक आसपास में एक रीजन ऑफ स्पेस ऐसा होगा कि अगर यहाँ हम कोई अदर चार्ज को ले आए, मान लीजिए जो चार्ज हम लोगों के यहाँ ले आए वो है Q0 एंड दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्व चार्ज और टेस्ट चार्ज। तो ये टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या देगा, इलेक्ट्रिक फोर्स देगा ना इस रीजन में। तो ये जो रीजन ऑफ स्पेस है जहां ये जो सोर्स चार्ज है ये दूसरा कोई चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स डालता है, मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स देता है। मे बी इट विल बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। सो इससे क्या होगा, ये जो रीजन ऑफ स्पेस है इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ये रीजन को। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो क्या होता है, इस रीजन में जो चार्ज हमने ले आया है ये Q0 चार्ज पर यूनिट Q0 में कितना फोर्स दे रहा है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। सो अगर यहाँ Q0 चार्ज है, मान लीजिए Q0 चार्ज के ऊपर जो फोर्स है वो F है। सो Q0 चार्ज के ऊपर फोर्स कितना हो गया, F। सो यूनिट चार्ज के ऊपर फोर्स कितना होगा, F बाई Q0। ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है कि पर यूनिट टेस्ट चार्ज के ऊपर वो कितना फोर्स दे रहा है। लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को
सेम सेंस में यूज करते हैं, ये तो एक अलग बात है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक रीजन होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो हम मेजर करता है, वो एक फिजिकल क्वांटिटी होता है, उसको जो मेजर हम करते हैं कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और ये टेस्ट चार्ज जो होगा, मतलब जो चार्ज से मदद से हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट कर सकते हैं कि उसका स्ट्रेंथ कितना है। तो इसीलिए हमको एक पॉजिटिव चार्ज चाहिए और एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज चाहिए, ठीक है। और जो फोर्स है पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर, वही है इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज होता है, ये वेरी स्मॉल होता है, स्मॉल होना चाहिए। क्यों? अदरवाइज इट विल डिस्टर्ब द सोर्स चार्ज। तो अगर सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब कर देगा तो उसका जो एक्चुअल फील्ड है वो हमको नहीं पता चलेगा। इसलिए Q0 को हम वेरी स्मॉल लेते हैं। और समटाइम्स यू कैन सी इन योर बुक दैट दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज रिटन इन दिस वे, दैट इज लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, and this means that this test charge is vanishingly small as much as possible. We take this charge as small as possible, ठीक है, so that it can't disturb this charge, source charge QS। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी हम यूज करते हैं, F by Q0। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को और फील्ड स्ट्रेंथ को सेम सेंस में यूज करते हैं यहाँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस is defined as the force per unit positive test charge. This is important, and the test charge should be vanishingly small so that it cannot disturb the source charge. This is important. Sometimes this question can be asked also. वो ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सोर्स चार्ज छोटा क्यों होता है इतना, सॉरी टेस्ट चार्ज इतना वैनिशिंगली स्मॉल क्यों होता है, क्यों छोटा लेते हैं हम? क्योंकि हम ये नहीं चाहेंगे कि ये सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब कर दे। अगर डिस्टर्ब कर दिया तो एक्चुअल जो फील्ड है वो बदल जाएगा ना, तो हम एक्चुअल फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो हमको नहीं पता चलेगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि ये जो सोर्स टेस्ट चार्ज है इसको हम छोटा लेते हैं। और सोर्स चार्ज तो फिक्स्ड है ना, और ये सोर्स चार्ज जैसा भी हो सकता है, ये पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, ये एक डिस्क का फॉर्म में हो सकता है, स्फीयर का फॉर्म में भी हो सकता है, रिंग का फॉर्म में भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ एक रिंग है, सब यहाँ एक रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, तो ये रिंग भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ना, तो ये सोर्स चार्ज हो गया रिंग। ये सोर्स चार्ज डिस्क भी हो सकता है, और ये सोर्स चार्ज जो है ये पॉइंट चार्ज भी हो सकता है। और हमारा सिलेबस में यही है कि एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हम उन्हें डिस्कस करेंगे। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी हो सकता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सो ग्राफिकली हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वेरी विद डिस्टेंस। तो पहले हम इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या है मैथमेटिकली, दैट इट इज E इक्वल टू F by Q0। सो आपको पहले फोर्स निकालना होगा, फिर Q0 से डिवाइड करना होगा। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये Q जो है ये एक पॉइंट चार्ज है, और इस R डिस्टेंस पे यहाँ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें इसी पॉइंट में हम एक टेस्ट चार्ज ले लेते हैं Q0। तो क्या करेंगे, हम पहले ये Q0 के ऊपर कितना फोर्स डाल रहा है पहले हम ये देखेंगे। तो ये अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ होगा, क्योंकि ये Q और Q0 जो है ये दोनों पॉइंट चार्ज हो गया, तो इसका जो फोर्स हो गया सिंपल 1/4πε0 इंटू Q0 by r²। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो फील्ड कितना होगा F by Q0, मतलब Q0 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q by r²। So you can see that E is proportional to 1/r²। So अगर R increased होगा ना तो E decreased होगा, and that's why the curve is like this। So जब डिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब इस पॉइंट का डिस्टेंस जितना दूर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो घट जाएगा। तो इसका जो कर्व है और ग्राफ है वो ऐसे होगा कि धीरे धीरे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो डिके होगा, और मैथमेटिकली इट विल डिके विथ 1/r²। ओके, सो ये फर्स्ट चैप्टर का और एक भी हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा अदरवाइज, ठीक है। तो वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला पार्ट है, डाइपोल वाला पार्ट है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर देंगे। सो ये जो मैंने पहले ही बोला था कि एक वीडियो में तो हम नहीं करेंगे, 2 वीडियो में एक चैप्टर हम करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना,
और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, इन पीडीएफ फॉर्मेट में अगर आपको चाहिए ये, तो आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। हम इसको लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, थैंक यू।